हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के वो पर्सन्स होते हैं जो कि शेयर्स होल्ड करके रखते हैं कंपनी के। लेकिन अगर हम मेंबर्स की बात कहें तो मेंबर्स वो पर्सन होते हैं कंपनी के जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा गया है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कोर्स में बात करें तो जो शेयर होल्डर्स हैं वही कंपनी के मेंबर्स हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल व्यू में देखें और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जब जो मेंबर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो क्या क्या सिचुएशंस हैं या क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं तो वो पढ़ते हैं। पहला है कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी, वो वाली कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, एक ऐसी अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक ऐसी कंपनी जो गारंटी से लिमिटेड है। और एक ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन उसके पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है। तो इस जो ये कंपनीज़ होंगी, ये दोनों कंपनीज़, इनके पास तो क्या होंगे, मेंबर्स तो होंगे लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। शेयर होल्डर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कोई भी शेयर इशू ही नहीं किए हैं, किसी भी पर्सन को अलॉट ही नहीं किए हैं। लेकिन मेंबर इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, बिकॉज ऑफ साइन ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि उन पर्सन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कर रखा होगा, साइन कर रखा होगा। इस वजह से वो क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेयर वारंट होल्डर। अब जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर सर्टिफिकेट देती है अपने मेंबर्स को। लेकिन अब शेयर वारंट क्या है, जो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है वही सारा शेयर वारंट में लिखा होता है, वही सारे कंटेंट होते हैं, वही सारे पर्टिकुलर्स होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि शेयर वारंट में उस पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में नाम लिखा होता है। बस ये डिफरेंस होता है कि शेयर वारंट होल्डर यानी जिसका नाम नहीं लिखा गया है उस शेयर वारंट पर। तो जो होल्डर होते हैं शेयर वारंट के, वो शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, बिकॉज उनका नाम ना ही रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है ना ही उस शेयर वारंट पर लिखा गया है आफ्टर इशूइंग द शेयर वारंट। उसके बाद डेथ ऑफ अ मेंबर। जब अगर किसी शेयर होल्डर की जो है डेथ हो जाती है और जो भी शेयर्स उसने अपने पास रख रखे हैं, लाइक जैसे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी किसी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाती है। इसी तरह से जो शेयर होल्डर है अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो शेयर्स हैं वो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए जाएंगे। लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस टाइम तो शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का, लेकिन तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ना लिखा गया हो और कंपनी का जो ट्रांसफ़र है कि जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वो कंपनी के रजिस्टर में अभी तक एंटर ना हुआ हो। जब वो एंटर हो जाएगा तब वो मेंबर कहलाया जाएगा कंपनी का, लेकिन जब तक एंटर नहीं हुआ है तब तक वो मेंबर नहीं कहलाया जाएगा कंपनी का। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है यानी दिवालिया घोषित हो जाता है, तब जो भी शेयर्स उसने अपने पास रख रखे हैं वो सारे के सारे शेयर्स किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर। लेकिन वो वही बात है कि वो तब तक मेंबर नहीं बनेगा कंपनी का जब तक कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ना लिखा गया हो। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन के जो शेयर्स हैं वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो जो वो ट्रांसफरी है जिसको ट्रांसफ़र किए गए हैं वो शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का, लेकिन मेंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका जो ट्रांसफ़र है और उसका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा ना गया हो। जब तक नहीं लिखेगा तब तक वो मेंबर नहीं कहलाया जाएगा कंपनी का। उसके बाद है हु मे बी मेंबर्स। कंपनी का कौन कौन मेंबर बन सकता है। तो पहला पॉइंट है इंडिविजुअल। कोई भी एक पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो कि कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और वो सारे जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में लिखे गए हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके और उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इस तरह से उसका माइंड होना चाहिए। ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि माइनर है या अनसाउंड है, इस तरह का पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। कोई भी पार्टनरशिप फर्म कभी भी शेयर्स परचेज नहीं करती है कंपनी के
तभी वो क्या है, नॉट बिकम अ मेंबर बिकॉज, और मेंबर भी नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली। एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो परचेज़ कर सकती है कंपनी के शेयर्स को थ्रू द कर्ता, जो कर्ता है उसके थ्रू, और जो कर्ता होता है वही कंपनी का मेंबर होता है, और जो बाकी पर्सन्स होंगे वो सिर्फ शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के इन जॉइंट हिंदू फैमिली। उसके बाद है कॉर्पोरेशन और कंपनी। अगर कोई भी, जैसे कंपनी की बात हम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉडी है, और ये इनके पास जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं कोई भी पर्सन बाय कर सकता है और कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट ये काम तभी हो सकता है जब उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें ऑथराइज्ड की गई हों, उसके पास पावर्स हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए। उसके बाद है रजिस्टर्ड सोसाइटी। अगर कोई भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो बाय कर सकती है इन इट्स ओन नेम, अपने खुद के नाम से शेयर्स बाय कर सकती है, और इनको भी जो है, अगर इन्होंने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये सब ऑथराइज कर चुके हैं, या उन्होंने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, तो वो क्या कर सकती हैं, शेयर्स को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अगर उन्हें ऑथराइज है, यानी उनको पावर्स है कि वो अपने नाम के शेयर्स बाय कर सकते हैं या शेयर्स को इशू कर सकते हैं, तो वो रजिस्टर्ड सोसाइटी कर सकती है ऐसा। उसके बाद है नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। जो भी इंसॉल्वेंट है वो मेंबर बन सकता है कंपनी का, यानी अपना कंटिन्यू कर सकता है द मेंबर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड द राइट्स टू हिज शेयर्स आर विद ऑफिशियल रिसीवर। अगर उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है वो ये राइट दे देता है कि तुम शेयर्स रख सकते हो, और कंपनी के मेंबर को, जो मेंबर है मेंबरशिप कंपनी की, कंटिन्यू रख सकते हो, अगर उसको ऑफिशियल रिसीवर जो है इस चीज़ का राइट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स और में ये परमिट ही नहीं है उसको, तो वो कंपनी का जो इंसॉल्वेंट मेंबर है वो आगे कंटिन्यू मेंबरशिप नहीं रख सकता, अगर उसके जो कंपनी है उसके आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उस तरह की परमिशन नहीं है। उसके बाद है मैरिड वुमेन। एक मैरिड वुमेन भी क्या बन सकती हैं, कंपनी की मेंबर बन सकती हैं। उसके बाद है फॉरेनर। एक फॉरेनर यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंडियन कंपनी के शेयर्स ले सकता है और मेंबर बन सकता है कंपनी का, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी विद द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उस कंट्री की, हमारी कंट्री से वॉर चल रही है, तो जो फॉरेनर है वो एक एलियन एनिमी बन जाता है, और जितने भी उसके वोटिंग राइट्स हैं या पावर है वोटिंग की, या जो भी नोटिस रिसीव करने के जो राइट्स हैं, वो सारे उस टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। फिर है माइनर। माइनर जो है कभी भी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कैपेबल नहीं है वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ किया जाता है वो एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही गलत ठहराया जाएगा। डैट इज़ बाय अ माइनर कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स बाय नहीं कर सकता और कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन इन केस जो लॉफुल गार्डन, अगर कंपनी जो उनके लॉफुल गार्डन होंगे, जो माइनर है उनके गार्जियन होंगे, वो माइनर के बिहाफ पर शेयर परचेज कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं तब तक जब तक कि माइनर एडल्ट ना बन जाए। उसके बाद है जॉइंट होल्डर्स। जो भी शेयर्स परचेज़ किए जाएंगे जॉइंटली, दो से ज़्यादा पर्सन अगर शेयर्स परचेज़ करते हैं, तो पब्लिक कंपनी के केस में हर एक शेयर होल्डर जो है वो मेंबर माना जाएगा। अगर मान लीजिए 3 लोगों ने शेयर परचेज़ किए हैं कंपनी के, तो वो तीनों ही शेयर होल्डर माने जाएंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनी में वो जॉइंट होल्डर्स ही माने जाएंगे, यानी कोई एक ही उनमें से मेंबर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फिक्टिशियस पर्सन। सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग जो फिक्टिशियस पर्सन्स हैं, यानी किसी एक पर्सन ने गलत नाम से शेयर्स परचेज़ किए हैं कंपनी के, अगर किसी एक पर्सन ने बार बार अपने खुद के दूसरा नाम यूज़ कर करके बहुत सारे शेयर्स परचेज़ कर रखे हैं और कंपनी ने उसको शेयर्स अलॉट भी कर दिए हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो कोई सेम ही पर्सन्स हैं, तो इस केस में क्या होगा कि वो पर्सन्स जो होंगे वो लायबल होंगे उस सारी डिमांड्स के लिए जो भी कंपनी करेगी अपने मेंबर से, यानी जितना पैसा उनको देना था वो देगी। कोई भी पर्सन बाद में इससे मना नहीं कर सकता क्योंकि वो उन शेयर्स का ओनर बन चुका है। उसके बाद है मॉर्गेज ऑफ शेयर्स। अगर कोई भी पर्सन जिसको लोन दिया गया है,
अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स गिरवी रखकर आपने लोन ले लिया और वो पर्सन भी कंपनी का मेंबर एक्सेप्ट किया जाएगा तब तक जब तक कि जो आप रीपेमेंट नहीं कर देते हैं लोन की तब तक, ठीक है। उसके बाद है प्लेसिंग ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी ने किसी भी पर्सन को शेयर्स दी हैं आगे फर्दर सेल करने के लिए, तो वो पर्सन शेयर होल्डर तो माना जाएगा कंपनी का, लेकिन मेंबर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है किस पर्पस से लिए हैं शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर्पस से लिए हैं, तो उसको हम शेयर होल्डर तो मान लेंगे कंपनी का, लेकिन मेंबर नहीं मान सकते। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।